हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम दक्षिण पश्चिम एशिया को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में जो इसका पार्ट ए है उसमें हमने लाल सागर और फारस की खाड़ी से लगे हुए और इधर अरब सागर से भी लगे हुए देशों के विषय में डिस्कस किया था। तो चलिए एक संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा था। यहाँ हमने लाल सागर से लगे हुए कौन कौन से देश देखे थे। लाल सागर से इजराइल से स्टार्ट होता है। यहाँ अकाबा की खाड़ी के विषय में हमने जाना था, जिससे जॉर्डन और इजराइल दो देश बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद सऊदी अरब, यमन के विषय में हमने जाना था। ये इधर दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं जो लाल सागर से जुड़ते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि अदन की खाड़ी से लेकर के बाब अल मंदाब जल संधि के द्वारा हम लाल सागर में आते हैं और फिर हम स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर तक जा सकते हैं। इधर हमने अफ्रीका के कंट्रीज़ भी देखे थे। फारस की खाड़ी की बात जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि फारस की खाड़ी से कुछ देश लगे हुए हैं और उनमें से कुछ देशों ने मिल करके एक संगठन भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा था ओमान है। शुरुआत में ओमान की खाड़ी से आप देखते हैं कि ओमान की खाड़ी से एक जलसंधि है, हरमूज की जलसंधि जो चोक पॉइंट है, और इसके बाद फारस की खाड़ी में आप आ सकते हैं। दोनों ही जल संधियों के विषय में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं अगर इन्हें बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि फारस की खाड़ी से लगे हुए देश में ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है और कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान, इतने देश जो है फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। लेकिन हमने एक आपको खाड़ी सहयोग परिषद बताया था, तो उसमें जो है इराक और ईरान दो देश शामिल नहीं हैं। बाकी सभी देश जो है वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल हैं। जब एक और संगठन हम देखेंगे ओपेक के विषय में, जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो है और देश भी आ जाते हैं, कुछ अफ्रीका के और साउथ अमेरिका महाद्वीप के भी, वेनेजुएला देश वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में किसी क्लास में। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे भूमध्य सागर से लगे हुए कौन से देश हैं। तो चलिए भूमध्य सागर से लगे हुए देशों के विषय में जानें, जो बहुत ईजी है याद करना और आवश्यक भी है आपके लिए समझना। तो देखिए इस तरह से है कुछ, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और इसी से आप समझ जाएंगे पूरी बात को। 5 देश हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो एक द्वीपीय देश के विषय में जान लें। एक यहाँ पर देखें भूमध्य सागर में द्वीप है, ये है साइप्रस देश। साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है, निकोसिया। साइप्रस जो देश है वो भूमध्य सागर में स्थित एशिया का एकमात्र देश है जो भूमध्य सागर के अंदर द्वीपीय देश है। यहाँ पर साइप्रस पे 2 देशों का प्रभाव रहता है बहुत ज़्यादा। ऊपर यहाँ देखते हो टर्की देश है, टर्की देश के निकट ही है साइप्रस, तो इसके आधे द्वीप पे टर्की की राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ पे आप यूरोप का एक देश देखोगे, ग्रीस, ये ग्रीस है, तो ग्रीस भी साइप्रस के निकट है। ग्रीस का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट साइप्रस की राजनीति पे रहता है। तो 2 देश यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे प्रभावित करते हैं, साइप्रस। तो एक तो साइप्रस आपने जान लिया। बाकी जो कंट्री हैं वो आपके यहाँ पर मेन लैंड पे हैं। कौन कौन से देश हैं इधर, तो आपका सबसे पहले पड़ जाता है टर्की। ये आपका टर्की है। यहाँ पे मैप पढ़ते वक्त आपके पास में, हमने पहले भी बताया है कि आपके पास में एटलस बुक ज़रूरी है और इसमें ओरिजिनल मैप फिजिकल और पॉलिटिकल आप ओपन करके रखें। उसमें देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो टर्की को आप देख रहे हो, ये टर्की है। टर्की यहाँ पर आप देखिए भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है और इसके उत्तर में इधर काला सागर है। यानी कि टर्की में आपके 2 सागर टच करते हैं। ऊपर जो है आप देखते हो काला सागर है और यहाँ नीचे भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है। मैप में आप इसे देखें और इसकी सिचुएशन को समझें। जब आप एशिया के मैप पे देखोगे तो यहाँ पर रसिया देश पड़ता है। काला सागर के ऊपर आप देखो रूस देश पड़ता है। रूस देश के जितने भी बंदरगाह हैं जो साइबेरिया की तरफ हैं, जब आप एटलस में देखोगे जो ऊपर की तरफ है बंदरगाह, वहाँ लगभग बर्फ़ जमी रहती है साल भर, इसीलिए वो पोर्ट पूरे साल खुले नहीं रहते हैं।
रूस के पास में केवल एक क्षेत्र है, काला सागर का क्षेत्र। काला सागर का क्षेत्र जो है वहाँ पर उसके जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, वो आसानी से काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ़ का जमाव नहीं है। काला सागर से भूमध्य सागर में आने के लिए टर्की देश का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। बगैर टर्की देश की सहमति के आप काला सागर से निकल के भूमध्य सागर में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ काला सागर के रास्ते जब रूस निकलने की कोशिश करता है तो उसमें टर्की से उसे अपना अच्छे संबंध बना के चलना पड़ता है क्योंकि वही उसके पास एकमात्र विकल्प है यहाँ भूमध्य सागर में आने के लिए, क्योंकि बाकी जो उसके बंदरगाह हैं वो बहुत दूर भी हैं और वर्ष भर खुले भी नहीं रहते हैं, कुछ एक बंदरगाहों को छोड़ करके। अब देखिए काला सागर से एक यहाँ पे सागर है एजोव सागर। आपको हमने बताया था कि एक काला सागर से जुड़ा हुआ आप देखोगे एजोव सागर, मैप में आप देखिए एजोव सागर। एजोव सागर और काला सागर के बीच में आपको एक जलसंधि भी हमने बताई थी, वो है किर्च की जलसंधि। किर्च, यहाँ पे मैप में आप देखोगे किर्च की जलसंधि आपको दिखाई पड़ेगी। यहीं काला सागर में रसिया के कुछ बंदरगाह हैं और यूक्रेन के भी हैं, तो ये यहाँ से रास्ता टर्की से होकर के ही जाएगा। कैसे? टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों पर स्थित है। टर्की देश में, टर्की जो है वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, और इसका शहर इस्तांबुल जो है उसके बीच से होकर के बास्पोरस की जलसंधि गुजरती है। ये जो आप वाटर लाइन देख रहे हैं जो यहाँ भूमध्य सागर तक आती है, ये इस्तांबुल शहर के बीच में होकर के आती है। तो दुनिया का एक शहर जो 2 महाद्वीपों में स्थित है वो है इस्तांबुल, टर्की का। तो यहाँ पर एक टर्की के यहाँ पर बीच में एक सागर है जिसको कहते हैं मार्मरा सी, मार्मरा सागर। मार्मरा सागर एक जलसंधि से जुड़ा हुआ है काला सागर से, जिसको कहते हैं बास्पोरस की जलसंधि, बास्पोरस स्ट्रेट। और यही मार्मरा सी जो है एक और स्ट्रेट से, एक सागर से जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं एजियन सागर, और ये स्ट्रेट कहलाती है डारडेनल्स, डारडेनल्स जलसंधि। ये सब हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। यानी टर्की में जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये एक सागर है, छोटा सा सागर है मार्मरा सागर। एक तरफ ये वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है काला सागर से, और दूसरा तरफ जुड़ा हुआ है एजियन सागर से। और एजियन सागर जो है वो भूमध्य सागर का एक पार्ट है। मैप में आप देखें तो वो भूमध्य सागर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो अब आप काला सागर से अगर भूमध्य सागर में आना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको टर्की देश से होकर के गुजरना पड़ेगा, एक पतली वाटर बॉडी से गुजरना पड़ेगा जो मार्मरा सागर में होती हुई आएगी। तो बास्पोरस की जलसंधि बहुत फेमस है। इतिहास में आप पढ़ते हो कि पहले जो एशिया का व्यापार यूरोप से होता था, यहाँ इंडिया से अगर बात करो तो इंडिया यहाँ तक, जैसे पाकिस्तान, अब मान के चलो तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान होते हुए, टर्की होते हुए आप बास्पोरस की जलसंधि को पार करके यूरोप में दाखिल हो सकते हैं, यानी ज़मीन के रास्ते में। तो जब ऑटोमन साम्राज्य ने इसी बास्पोरस की जलसंधि वाला रास्ता, यानी टर्की में जब उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया था तो उसने ये रास्ता बंद कर दिया था। ये रास्ता बंद हो गया, इसीलिए भारत जैसे देशों के साथ में यूरोप का कनेक्शन कट गया। तो फिर वो मजबूर हो गए समुद्र का रास्ता ढूंढने के लिए, और फिर आपको पता है कि वो अफ्रीका का चक्कर लगा के हिंद महासागर होकर के फिर भारत तक पहुँचे थे। वो कहानी हमने आपको बताई हुई है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो आधुनिक भारत के इतिहास में आपको पहला चैप्टर मिलेगा, वहाँ आप पढ़िएगा। तो पहले प्राचीन काल में यही रास्ता था व्यापार का जो यूरोप से होता रहता था, तो उसमें बास्पोरस की जलसंधि पार करके ही जाते थे इसी तरीके से। तो आपने देखा कि एक टर्की देश है, टर्की देश में यही है, और इस जलसंधि के उस पार भी जो है आपका टर्की देश ही पड़ता है। और एक शहर जो है जो यहाँ पे स्थित है, उस शहर का नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल, इस्तांबुल क्या है? एक सिटी है, और इसी के बीच में होकर के ये बास्पोरस की जलसंधि
निकलती है, ये रास्ता निकलता है। तो यहाँ पे है इस्तांबुल, जो दोनों तरफ आपका पड़ेगा जा कर के, तो दोनों महाद्वीप में ये भी आ जाएगा। अब टर्की के बाद में आप देखो 3 देश भूमध्य सागर से और लगे हुए हैं, सीरिया, लेबनान और इजराइल। तो सीरिया कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लेबनान है और इस तरह से सीरिया मान लीजिए, और उसके बाद जो भी पार्ट है वो इजराइल है। तो ये आपका हो गया सीरिया, ये आपका हो गया इजराइल और ये आपका हो गया लेबनान। तो इतने देश ही जो है हमने आपको बताया कि आपके 5 देश जो हैं वो भूमध्य सागर से लगते हैं। टर्की 1 हो गया, सीरिया 2, इजराइल 3, लेबनान 4 और साइप्रस जो है वो भूमध्य सागर के अंदर ही है। तो 5 देश इधर आपको याद रखने हैं। इनकी राजधानी आप मैप में देख लीजिएगा। टर्की की राजधानी अंकारा है, साइप्रस की निकोसिया हमने आपको बता ही दिया, लेबनान की राजधानी बेरूत है, बेरूत आप नोट कर लीजिए। इजराइल की राजधानी एक्चुअल में 2 हैं। इजराइल कहता है कि हमारी राजधानी जो है वो जेरूसलम है। इजराइल की 2 राजधानियां हैं। इजराइल स्वयं कहता है कि जेरूसलम उसकी राजधानी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी तेल अवीवी याफो को ही माना जाता है। तेल अवीव याफो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे ही माना जाता है, जो यहाँ समुद्र के तट पे है, तेल अवीव। और जो ये आप देख रहे हो जेरूसलम, वो अंदर है। यहाँ वेस्ट बैंक, अभी हम यहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को समझेंगे तो हम आपको बताएंगे जेरूसलम कहाँ पे है। जॉर्डन जो लगा हुआ है, जॉर्डन भूमध्य सागर से नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लाल सागर से लगा हुआ है। इजराइल दोनों तरफ लाल सागर से भी, यहाँ अकाबा की खाड़ी में आपको हमने बताया था, यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है ये जो लाल सागर से कनेक्शन बनाती है। तो जॉर्डन लाल सागर से लगा है लेकिन भूमध्य सागर से नहीं लगा है। इधर इराक को भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इराक भी भूमध्य सागर की तरफ इसका कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन फारस की खाड़ी की तरफ है। तो सभी देश आपने देख लिए, सभी की राजधानियां भी देख ली हैं। यहाँ पर ये जो 3 कंट्री आपको दिख रहे हैं कैस्पियन सागर के बगल में, ये काकेसस कंट्रीज़ कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काकेसस पर्वत फैला हुआ है, जिसमें एक ऊंची चोटी है जो रूस में पड़ती है, एल्ब्रुस। एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एल्ब्रुस या एल्बुर्ज दोनों नाम कहे जाते हैं, और एक एल्बुर्ज श्रेणी भी है, वो ईरान में है। अभी उस पर हम बात करेंगे जब इसके फिजिकल की पूरी बात करेंगे। तो इस तरह से आपने सभी देश समझ लिए हैं कहाँ पे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इजराइल पे और फ़लस्तीन जो आप सुनते हैं उसको क्लियर कर देते हैं, फिर हम फिजिकल पे आते हैं। इस तरह से आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। इजराइल देखिए और फ़लस्तीन क्या है, इसको भी मैप में समझ लें। हालांकि इसकी हिस्ट्री, विवाद, इसको हम अन्य चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो इजराइल है इसका एक बड़ा मैप बना के हम आपको समझा देते हैं। कुछ इस तरह से मैप है इजराइल का, कुछ इस तरह से मैप है इजराइल का जो आप यहाँ पे देखते हो। तो इजराइल के मैप में जब आप देखोगे तो इधर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लेबनान और सीरिया 2 देश हैं, एक तो लेबनान पड़ता है, एक जो है वो आपका सीरिया पड़ता है। तो ऐसे ही आप बना लें ताकि आप समझ लें क्या चीज़ें हैं। और ये लेबनान है। इसके जब आप इधर देखते हो तो यहाँ पे जॉर्डन जो है वो इस तरह से, ये आपका जॉर्डन है। तो इजराइल जो है वो अपने 3 तरफ कौन से देशों से बॉर्डर बनाता है, और चौथी तरफ इधर तो आपका भूमध्य सागर है ही, इधर आपका भूमध्य सागर है। देखिए इसके एक तरफ तो आपका लेबनान है, लेबनान के बाद में ये सीरिया के साथ में बॉर्डर बनाता है, और इधर जो है वो जॉर्डन के साथ में बॉर्डर बनाता है। बाकी एक तरफ भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है अकाबा की खाड़ी से। अकाबा खाड़ी में इसका एक बंदरगाह भी है, हमने आपको बताया था। तो अकाबा खाड़ी में जॉर्डन का भी बंदरगाह है और इजराइल का भी बंदरगाह है यहीं पर।
अब इसमें आपको समझना है वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी जो फ़िलिस्तीन के एरिया हैं वो कहाँ पर हैं। जब आप देखते हो इजराइल के मैप को और जॉर्डन के, तो यहाँ इसके बॉर्डर पे एक नदी बहती है। सबसे पहले उस नदी के विषय में आप जानें। वो नदी यहाँ लेबनान के बॉर्डर से निकलती है और इस तरह गोलन हाइट्स होते हुए, भी गोलन हाइट्स के विषय में बताएंगे आपको हम, ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे बहती हुई एक सागर है जिसको कहते हैं मृत सागर। मृत सागर तक आती है, मृत सागर। और ये रिवर है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी यहाँ लेबनान के दक्षिण में एक पहाड़ियाँ हैं जिनको एंटी लेबनान माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ इसके दक्षिणी भाग से निकलती है। गोलन हाइट्स, गलील सागर है यहाँ पे, कभी उसके विषय में बताएंगे। उसको होती हुई ये यहाँ एक मृत सागर है, उसमें आके गिरती है। यही जो नदी है यही बंटवारा करती है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, नदी बॉर्डर पे बहती है। नदी के पश्चिम में एक क्षेत्र है, तो चूँकि वो पश्चिमी तट पे है इसीलिए उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो यहाँ नदी के पश्चिम में एक इलाका है इस तरीके से, जो पश्चिम में है और किनारे हैं, तो इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक एक इलाका ये है वेस्ट बैंक। ये जो मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ इसकी लोकेशन आप देखें, क्योंकि ये पूछा जाता है वेस्ट बैंक कहाँ है। तो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है वेस्ट बैंक, और ये मृत सागर से भी लगा हुआ एरिया है। यहाँ पर जो आप देखते हो ये जगह, जो मिस्र का एक पेनिनसुला आप देख रहे हैं, सिनाई पेनिनसुला, इससे लगा हुआ एक क्षेत्र है गाज़ा पट्टी। यहाँ पे है गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप, भूमध्य सागर से लगी हुई गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी। यही दो इलाके जो हैं ये मिला के फ़िलिस्तीन कहा जाता है। अब वर्तमान में इसी को फ़िलिस्तीन कहते हैं। अगर दुनिया के नक्शे में आपको बताना हो कि फ़िलिस्तीन देश कहाँ है, तो फ़िलिस्तीन जो वर्तमान में है वो इजराइल के अंदर एक जगह है वेस्ट बैंक इलाका, वो आप लीजिएगा। और जो गाज़ा पट्टी है यहाँ भूमध्य सागर से लगी हुई, ये दोनों मिला करके ही फ़िलिस्तीन देश बनता है। और ज़्यादातर लोगों ने इसको मान्यता दी है भी, बहुत से लोगों ने इसको मान्यता नहीं दी है कि कहाँ पे कितना मिला के है। अब थोड़ा सा इसका अगर हिस्ट्री यहीं पे जानना चाहें तो पहले ये जो पूरा एरिया था वो फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था। ये पूरा फ़िलिस्तीन एरिया था 1948 तक। यहाँ पर भी जो है भारत की तरह ही अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का ये उपनिवेश हुआ करता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतिहास में आप पढ़ते हो कि जो टर्की में उस्मानिया साम्राज्य था वो उसका पतन हो गया, और फ्रांस और जो ब्रिटेन था उन लोगों ने मिल करके ये जो भूमध्य सागर से लगा हुआ एरिया था इसको बांट लिया था कि कितने पे कौन किसका अपना अधिकार रहेगा। तो ये जो फ़िलिस्तीन वाला एरिया था जो वर्तमान में आज इजराइल के रूप में देखते हो, यहाँ पे ब्रिटेन को मिला था, जो है उसके कब्जे में आया था, बाकी ऊपर का फ्रांस के हिस्से में आया था। तो जैसे 1947 में भारत छोड़ के अंग्रेज़ चले गए थे, वैसे ही यहाँ फ़िलिस्तीन छोड़ के भी चले गए थे। लेकिन उस समय यहाँ पर भी वो बंटवारा करके गए थे। जैसे भारत में भारत पाकिस्तान बना के गए, वैसे यहाँ पर भी जो यहूदी रहा करते थे, यहूदियों को उन्होंने एक देश दिया जिसका नाम उन्होंने इजराइल रखा। और जो यहाँ पे अरब के रहते थे पहले के निवासी, उनको यहाँ वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी ये क्षेत्र उनको भी दिए गए फ़िलिस्तीन के रूप में। तो बाद में काफ़ी विवाद होते रहे अरब देशों और इजराइल के साथ में, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, इधर ये मिस्र वगैरह, ये सब के साथ में लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहीं, जिसको आप इतिहास में पढ़ोगे 6 डे वार वगैरह क्या है। तो उन सब लड़ाइयों के दौरान क्षेत्र इजराइल जो है काफ़ी अपने कब्जे में करता रहा। और वर्तमान में जो सिचुएशन है उसमें जो है वेस्ट बैंक का क्षेत्र जो फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है उसमें भी बहुत से पैचेज
जीत लिए हैं, बहुत से पैचेज पे इजराइल का ही कब्जा है, यानी कि ये पूरा का पूरा इस तरह से नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए बीच बीच में इजराइल का ही कब्जा है। यहाँ गाजा पट्टी पे भी जो है इजराइल ने इधर जो मिस्र है उससे ये क्षेत्र जीत लिया था। और यहाँ सीरिया के साथ में भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो सीरिया का भी एक यहाँ पे बॉर्डर पे एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं गोलन हाइट्स। ये है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट क्षेत्र। तो गोलन हाइट पे भी इस समय इजराइल का कब्जा है। तो इजराइल का विवाद अपने सभी पड़ोसियों के साथ में है। इजराइल का लेबनान के साथ में भी विवाद है, क्योंकि लेबनान के दक्षिण के क्षेत्र के कुछ भागों पर इजराइल का इलीगल कब्जा है जिसको वो नहीं छोड़ रहा है। सीरिया के साथ में गोलन हाइट्स को लेकर के कब्जा है। गोलन हाइट्स पे इजराइल का कब्जा है और उसे वो नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि अगर आप गोलन हाइट्स की सिचुएशन को देखें तो वो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल सबके साथ में बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से अच्छा जो है नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है। तो ये क्षेत्र इजराइल अपने कब्जे में किए हुआ है। और जो ये वेस्ट बैंक का एरिया है, वेस्ट बैंक के भी काफ़ी क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा है। और गाजा पट्टी को भी जो है यहाँ मिस्र से उसने ऑक्युपाई कर लिया था। तो इस तरह से ये फ़लस्तीन जो है वो कुछ कुछ जगहों पर है और बाकी इजराइल देश हैं। जॉर्डन नदी के विषय में आप यहीं पे समझ लें। जॉर्डन नदी जो है वहीं लेबनान के दक्षिणी जो है एंटी लेबनान माउंटेन्स उनके दक्षिणी भाग से निकलती है, गोलन हाइट्स को पार करती है। गोलन हाइट्स में ही एक सागर भी है यहाँ पर छोटा सा, उसे भी आप यहीं पे देख लें। एक सागर है गलील सागर। पूछा जा सकता है आपसे गलील सागर कहाँ है? गलील सागर इजराइल में है। इजराइल और सीरिया के बॉर्डर क्षेत्र में जो विवादित क्षेत्र है वहीं पे है। तो गलील सागर के आगे इस नदी को जॉर्डन नदी कहा जाता है। तो कभी कभी आपको ये भी लिखा मिलेगा कि गलील सागर से ही जॉर्डन नदी की उत्पत्ति होती है गोलन हाइट्स में। तो ये नदी आगे बढ़ती है, बॉर्डर बनाती है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। आप मैप पे देखें और फिर ये वेस्ट बैंक के किनारे किनारे होती हुई, क्योंकि इसी के वेस्ट में बैंक है, ये मृत सागर में आकर मिल जाती है। तो ये एक प्रकार से ये जो जॉर्डन नदी है वो अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि जो स्थल से ही उत्पन्न होती है और स्थल में ही खत्म हो जाती है, समुद्र तक नहीं जाती है। मृत सागर के विषय में भी जान लें आप। मृत सागर जो है हाइपर सेलाइन लेक है। ये क्या है? हाइपर सेलाइन झील है। हाइपर सेलाइन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सेलिनिटी यानी लवणता वाली झील है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इतने ज़्यादा साल्ट इसमें घुले हैं, इस वजह से इसमें जो है चीज़ें आसानी से तैर सकती हैं। लोग इसमें डूबते नहीं हैं मृत सागर में। मृत सागर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे जो है इसमें कोई भी जीव जंतु पनप नहीं सकता है, क्योंकि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस साल्ट के बहुत ज़्यादा उपयोग भी हैं मेडिकल क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पे किसी जीव का पनपना, मछलियाँ हैं या पेड़ पौधे वहाँ नहीं उग सकते हैं, इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। ये हाइपर सेलाइन झील है, यानी इसकी लवणता बहुत ज़्यादा है। जब हम झीलों के विषय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दुनिया में हाइपर सेलाइन बॉडी कैसे बनती हैं, क्या हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, एक टर्की में वान झील देखेंगे, और ये जॉर्डन और बॉर्डर पे आप मृत झील देख रहे हैं, मृत सागर। ये सब हाइपर सेलाइन लेक हैं, यानी ऐसी झीलें होती हैं जिनमें पानी आता तो है लेकिन इनका पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे भारत में सांभर झील है राजस्थान में, तो इनमें नदियाँ पानी लाती हैं लेकिन वो पानी कहीं निकलता नहीं है, इसीलिए पानी तो वाष्पित होता रहता है, साल्ट उसके अंदर बढ़ता जाता है, तो वो सैलिनिटी उसकी लवणता बढ़ती चली जाती है। तो ये है आपका हाइपर सेलाइन वाटर बॉडी मृत सागर, और ये सी लेवल से नीचे है, गहरी नहीं है। देखिए ये जो है जो मृत सागर है ये सर्वाधिक गहराई पर स्थित झील है, विश्व में सर्वाधिक गहराई पर स्थित खारे पानी की झील है।
खारे पानी की झील है। देखिए, कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये जो मृत सागर है इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ में ये सबसे ज़्यादा गहराई पर स्थित है। स्वयं में झील गहरी नहीं है, यानी जैसे ये ज़मीन है तो ज़मीन ढाल होती चली गई यहाँ तक इस तरह से, यानी ज़मीन वहाँ पर ढाल है और उसके बाद में वहाँ झील स्थित है। झील ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन ज़मीन ही वहाँ पर गहरी है, पहले से ही वो झील बहुत अंदर स्थित है गहराई में। तो इस तरह से सर्वाधिक गहराई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो मृत सागर है खारे पानी की। तो आशा है ये आप सिचुएशन समझ गए होंगे, बाकी हिस्ट्री में आप इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके विषय में। इजराइल देश 1948 में बना था, जब अंग्रेज इसको छोड़ के गए और इसमें 2 पार्ट करके गए। एक प्रकार से जेरूसलम को लेकर के क्या विवाद है इसको थोड़ा सा देख लें। ये जो वेस्ट बैंक है यहीं पर आप देखोगे जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन कहता है कि जेरूसलम हमारी राजधानी है, और जो इजराइल है, इजराइल की वैसे तो राजधानी तेल अवीव है, तेल अवीव इसकी राजधानी है और अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल अवीव को ही मान्यता मिली हुई है, लेकिन इजराइल भी कहता है हमारी राजधानी जेरूसलम है, वो भी इसी को जेरूसलम को ही अपनी राजधानी मानता है। जेरूसलम एक पवित्र स्थल है, 3 धर्म के यहाँ पर पवित्र स्थान माने जाते हैं, यहूदी और यहूदी से ही ईसाई और मुस्लिम, ये 3 जो है इनके धर्म स्थल को जो है जेरूसलम में माना जाता है। ईसाई और मुसलमान, इन तीनों लोगों के जो है पवित्र स्थल यहाँ जेरूसलम में है। तो सबके अपने अपने उस पर दावे हैं कि ये हमारा है, कोई कहता हमारा है, ये क्या। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में रखा गया था शुरू में, लेकिन अब इसे दोनों ही देश दावा करते हैं कि ये हमारी राजधानी है। तो इसको लेकर के आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि इजराइल और सीरिया के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, इधर जॉर्डन और फ़िलिस्तीन, इन सब से इसकी जो है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और देश जो है अपने अपने हिसाब से सपोर्ट करते हैं। अरब के कंट्रीज जो हैं वो इधर सीरिया और जॉर्डन को सपोर्ट करते रहते हैं। तो वो सब आप करंट न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा हम ये जो दक्षिण पश्चिम एशिया है इसके फिजिकल मैप पे भी गौर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वत पठार क्या चीज़ें हैं, उन पे गौर कर लेते हैं। अगर हम इकॉनमी की बात करें कि दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, किन किन चीज़ों का ज़्यादा व्यापार होता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे कि जो पेट्रोलियम है यानी हाइड्रोकार्बन्स, इनका ज़्यादा ही यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। जो भी खाड़ी से लगे हुए देश हैं ये सब, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब देश जो है ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं पूरे विश्व में। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑयल होता है। तो इसको आप एक नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से देश में ज़्यादा मात्रा में ऑयल पैदा किया जाता है, यानी पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो उसमें आप सऊदी अरब को जानते हैं, भंडार के क्षेत्र में टॉप कंट्रीज़ में आता है ये, सऊदी अरब है, और वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, ये टॉप में रहते हैं दोनों देश भंडार में। तो सऊदी अरब है, यहाँ आप देखते हो इराक है, ईरान है, और ये जितने भी देश यहाँ के लगे हैं, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये सब देश जो हैं वो तेल उत्पादन करते हैं और तेल सप्लाई करते हैं, कच्चा तेल सप्लाई करते हैं, रिफ़ाइन करके भी भेजते हैं ये सभी देश। इराक वगैरह में आप देखोगे तो इराक में जो है खजूर की खेती होती है, और खजूर में जो है विश्व में टॉप में आता है ये खजूर, पूरे विश्व में ये एक्सपोर्ट करता है खजूर में भी। यहाँ जो आप भूमध्य सागर से लगे हुए देश देखते हो, ये लेबनान है, इजराइल वगैरह, तो इधर भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसकी वजह से फलों का उत्पादन होता है। तो ये जो लेबनान का तट है वो लेवांटा तट कहलाता है। ये जो लेबनान आप देख रहे हो तो लेबनान में है लेवांटा तट, इसके तट को लेवांटा तट कहते हैं। और यहाँ पे जो है फलों की अगर हम बात करें तो सेब का उत्पादन होता है यहाँ।
इस क्षेत्र में और भी जो है रसीले फल यहाँ उत्पादित किए जाते हैं इजराइल और लेबनान क्षेत्र में, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है वो फलों की खेती होती है। तो ये तट जो है वो फल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे एक है बेका घाटी। बेका घाटी, बेका घाटी में सेब की खेती होती है और ऑयल के यहाँ क्षेत्र हैं। इधर देखिए सऊदी अरब और इराक, इनका तेल जो भूमध्य सागर की तरफ सप्लाई होता है उसके यहाँ पर पोर्ट भी बने हुए हैं, यानी यहाँ पर इराक वगैरह से पाइपलाइन भी बिछाई गई हैं जिससे तेल सप्लाई होता है भूमध्य सागर की तरफ। तो एक प्रकार से सऊदी अरब और इराक के तेल के लिए ये इंट्री पॉइंट का भी काम करते हैं, यानी उधर से ये सेलिंग का काम करते हैं। लीवांट या लेवांटा तट कहलाता है जो सेब की खेती के लिए, रसीले फलों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर इराक और सऊदी अरब के तेल सेंटर भी हैं। तो ये इधर का फल वगैरह उत्पादन होता है। इधर हमने तेल के लिए बहुत क्षेत्र जाना। टर्की एग्रीकल्चर वगैरह आप जानते ही हैं, इराक में जो है खजूर की भी खेती होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जो पर्वत, पठार और नदियाँ वगैरह हैं उनके विषय में आप जानें। तो सबसे पहले हम कुछ माउंटेन्स के विषय में जान लेते हैं। टर्की में आपको 2 माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, एक टर्की के यहाँ उत्तर में और एक यहाँ दक्षिण तरफ। जो उत्तर में है आपको टर्की में 2 मिलेंगी माउंटेन रेंज टर्की में। तो 1 नंबर इसको हम दे रहे हैं, 1 और 2। 1 नंबर जो है वो है पोंटिक माउंटेन, और दूसरा जो है वो है टारस। तो 2 माउंटेन रेंज जो है आपको टर्की में यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पोंटिक और टारस। पोंटिक और टारस के बीच में यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है। ये आपका पूरा पठार है। टर्की में जो पठार है उसको कहते हैं अनातोलिया का पठार। तो पोंटिक और टारस के बीच में अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जब एक तरफ से एक पर्वत होता है और बीच में पठार होता है, दूसरी तरफ फिर पर्वत होता है, तो ये जो है अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है, जैसे तिब्बत का पठार। तो जब दोनों तरफ से पर्वत दबाते हैं, जब आप पर्वत के निर्माण के चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो माउंटेन होते हैं ये बल लगाते हैं और बीच में एक भूभाग ऊपर उठ जाता है, तो ये पठार बन जाता है। तो इस पठार को अंतर पर्वतीय यानी पर्वतों के बीच में स्थित पठार कहा जाता है। तो ये अनातोलिया का पठार उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और बहुत से पठार आप देखोगे इस तरह के आपको मिलेंगे, जैसे बतका पठार भी अंतर पर्वतीय पठार है। तो ये अंतर पर्वतीय पठार किन 2 पर्वतों के बीच में है? तो इधर आप देखते हो पोंटिक माउंटेन और इधर देखते हो टारस। पोंटिक और टारस के बीच में है अनातोलिया का पठार, और ये दोनों माउंटेन जा करके एक गांठ बनाते हैं जा करके, और वहाँ पे टर्की की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो एक चोटी है टर्की में, टर्की की सबसे ऊंची चोटी ये इन्हीं 2 माउंटेन्स के यहाँ पे जॉइंट पे आकर के बनती है। उस चोटी का नाम है माउंट अरारात। माउंट अरारात। तो ये टर्की में आपने देखा 2 पर्वत श्रेणियाँ, एक चोटी माउंट अरारात और एक पठार। एक झील भी है, लेक वान। लेक वान ये भी जो है हाइपर सेलाइन झील है, बहुत ज़्यादा खारा है, इसमें भी हाइपर सेलाइन। जो अभी हमने आपको मृत सागर बताया था उससे भी ज़्यादा ये खारी है। तो ये एक लेक वान है, ये भी टर्की में है। लेक वान की सिचुएशन आपको यहाँ पे मिलेगी टर्की और ईरान के बॉर्डर क्षेत्र में, यहाँ पे आपको मिलेगी लेक वान। ये झील है लेक वान। तो टर्की के विषय में आपको बस इतना याद रखना है, इसके फिजिकल के विषय में, कि इसके दोनों तरफ, दोनों किनारे तरफ 2 माउंटेन है, पोंटिक और टारस। दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे माउंट अरारात नाम की चोटी है जो सर्वाधिक ऊंची है, और यहाँ पर एक लेक वान नाम की झील है जो खारे पानी की झील है।
और बहुत ज़्यादा खारा पानी है, मृत सागर से भी ज़्यादा खारा है पानी इसका। इन दो पर्वतों के बीच में एक पठार है जिसको अनातोलिया का पठार कहते हैं। बस यही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ईरान में आ जाए तो ईरान में भी जैसे टर्की में सिचुएशन आप देख रहे हो बिल्कुल वही सिचुएशन है, उसी को आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल वैसे ही याद रहेगा। इसमें भी दोनों तरफ क्या है, इसमें तो सब तरफ पर्वत ही पर्वत हैं। इसको जियोग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित किया है पर्वतों ने ईरान देश को, बहुत जल्दी इस पर कोई हमला नहीं कर सकता है इस तरह। तो इधर भी आप देखते हो कि एक पर्वत की श्रृंखला है और इधर भी आप देखोगे एक बड़ी पर्वत की श्रृंखला है। ये जो ऊपर की तरफ है ईरान में, ईरान को देखते हैं। ईरान में भी दो हैं। ये जो नंबर 1 है ये है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज न होइएगा। जो काकेशस माउंटेन आपने यहाँ पढ़ा था उसमें एक यहाँ पर चोटी है जो रसिया क्षेत्र में पड़ती है, उसको भी एलबुर्ज या एल्ब्रुस कहते हैं, वो चोटी है। और ये पूरी पर्वत श्रेणी है एलबुर्ज या एल्बोर्ज भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पे है, ये ईरान में है। और इसके इधर आप फारस की खाड़ी के साइड में एक दूसरी पर्वत श्रेणी देखते हैं, इसको कहते हैं जयग्रास पर्वत, यानी कि जयग्रास माउंटेन्स इधर हैं। ये हो गया 2 नंबर। एल्बोर्ज और जयग्रास के बीच में ईरान का पठार है। ईरान का पठार, जैसे यहाँ पे अनातोलिया पठार था वैसे यहाँ पे ईरानियन पठार है। तो यहाँ पे है ईरान का पठार इन्हीं के बीच में, दोनों के बीच में पड़ेगा। जैसे टर्की में एक झील है वैसे यहाँ भी एक झील है। यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में ही यहाँ पर एक झील है, लेक उर्मिया। तो यहाँ पर भी एक लेक उर्मिया है, ये भी झील है लेक उर्मिया यहाँ पे। और ये हो गया पठारी क्षेत्र। इसमें रेगिस्तान है। अब देखिए ये जो अरब का क्षेत्र है इसमें रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, हर देश में रेगिस्तान फैला हुआ है, ज़्यादातर एरिया रेगिस्तान का है। तो ईरान में 2 रेगिस्तान क्षेत्र आपको याद रखने हैं। एक है दस्ते काबिर, ये एरिया जो है वो दस्ते काबिर का क्षेत्र है, और ये है दस्ते लुट। तो 2 आपको यहाँ पे रेगिस्तान के नाम भी याद रखने हैं। रेगिस्तान, मरुस्थल। एक है आपका दस्त-ए-काबिर, और दूसरा जो है ये 1 नंबर है और ये वाला 2 नंबर है। 2 नंबर है दस्त-ए-लुट। ये जो यहाँ पे ईरान के जो ये मरुस्थल हैं ये नमक साल्टी मरुस्थल हैं। ये किस प्रकार के हैं, ये नमक चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी साल्टी मरुस्थल के उदाहरण अगर आपको देना हो तो ईरान के मरुस्थल जो हैं वो साल्टी हैं, यानी कि यहाँ पे नमक है। तो ईरान का ये हो गया। अब अगर हम देखें इधर सऊदी अरब के क्षेत्र में, तो सऊदी अरब के क्षेत्र में आपको काफ़ी रेगिस्तान ही मिलेगा, जिसको अरब रेगिस्तान कहा जाता है। इसको अरब रेगिस्तान में 2 रेगिस्तान के नाम आपको याद रखने हैं। अरब में सऊदी अरब में रेगिस्तान सबसे ज़्यादा है। ये रेतीला रेगिस्तान है, यानी कि जो मरुस्थल है वो रेतीला है, यानी यहाँ बालू है, रेत है। देखिए मरुस्थल का मतलब रेत होना ही नहीं होता है, मरुस्थल का मतलब गर्म होना भी नहीं होता है। मरुस्थल का चैप्टर आप पढ़िएगा। मरुस्थल का मतलब वर्षा से लेना देना है, यानी वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, पानी नहीं होता है, ये मेन लक्षण है उसका। बाकी मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, मरुस्थल शुष्क भी हो सकता है, मरुस्थल जो है बिना रेत का भी हो सकता है और रेत वाला भी हो सकता है।
तो ये जो सऊदी अरब के मरुस्थल हैं, अरब के, ये रेत वाले मरुस्थल हैं, यानी यहाँ पे बालू है, रेतीले मरुस्थल हैं। जैसे लद्दाख का मरुस्थल आप देखते हो भारत में, तो वो रेत वाला मरुस्थल नहीं, ऐसा नहीं कि लद्दाख में कोई बालू फैली हुई है, वो वहाँ का ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और हॉट डेजर्ट भी होते हैं, तो वो डेजर्ट के चैप्टर में आपको हमने डिटेल में बताया हुआ है उसे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक मरुस्थल का नाम आपको देखना है, इसको अरब मरुस्थल भी कहा जाता है, पूरा अरब मरुस्थल। और इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, यहाँ उत्तर की तरफ और यहाँ दक्षिण की तरफ जो नाम है वो याद रखें, एक ये सिचुएशन और एक ये सिचुएशन। तो ये जो है इधर का है अल नफद मरुस्थल, और ये है रब अल खली मरुस्थल। रब अल खली का मतलब होता है खाली स्थान, इतना वीरान है, इतनी बालू है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो एक प्रकार से ये गैप है, खाली स्थान है, इसी को कहते हैं रब अल खली। ये एरिया जो है ये सब देशों में फैला हुआ है, इधर ओमान है, यमन है, UAE है, तो ये सब रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ भी एक आपको यहाँ पर लाल सागर की तरफ यहाँ एक पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ेगी, ये आपको पर्वत श्रेणी 1 नंबर हम दे रहे हैं, ये पर्वत है यहाँ का। कौन सा पर्वत है? असीर श्रेणी, असीर रेंज, ये है असीर रेंज यहाँ सऊदी अरब में। तो ये सऊदी अरब का जो है आपने फिजिकल ज्योग्राफी देखा। अब मैप पे देखें, आपको कुछ नदियाँ देखनी है, तो 3 नदियाँ सिर्फ यहाँ पर हैं जो आपको जाननी है। 3 नदियाँ हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में नदियाँ। एक नदी के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं अभी, जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी के विषय में पहले ही जान लें आप। पहली नदी है जॉर्डन। जॉर्डन नदी हमने आपको बताया कि ये गोलन हाइट्स से निकलती है, गोलन हाइट क्षेत्र से निकलती है। गोलन हाइट कहाँ पर है? गोलन हाइट लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल, चारों देशों के जो पॉइंट है बीच में, वहाँ पर है आपका गोलन हाइट। उसी क्षेत्र से निकलती है ये नदी, जॉर्डन नदी, यहाँ से। और ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर बहती है। पहले ये एक सागर में जाती है, छोटा सा झील है, नाम है उसका सागर। सागर का नाम है गलील सागर। गलील सागर, ये भी झील है, सागर नहीं है, झील है, क्योंकि ये भी बंद है। गलील सागर जो है वो एक फ्रेश वाटर, ये भी जो है फ्रेश वाटर की झील है, फ्रेश वाटर। इजराइल की झील है, यहाँ पे गोलन हाइट्स वाले क्षेत्र में ही पड़ेगी, इजराइल के कब्जे में है। फ्रेश वाटर की लेक है गलील सागर। और इसके बाद ये नदी बॉर्डर पर बहती हुई मृत सागर में आ जाती है, मृत सागर। और मृत सागर जो है वो खारे पानी की झील है, खारे पानी की। अभी हमने इसके विषय में आपको डिटेल में बता ही दिया है। तो इतना बस आपको जॉर्डन नदी के विषय में जानना है। जॉर्डन नदी की उत्पत्ति जो है वो इन 3 देशों के बॉर्डर क्षेत्र से होती है। कौन से? लेबनान, सीरिया, इजराइल। बॉर्डर क्षेत्र में कौन सी विवादित जगह है? गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स के क्षेत्र से ये नदी निकलती है। लेबनान के बिल्कुल दक्षिण में, जहाँ पे एंटी लेबनान पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकलती हैं। उसके बाद में इजराइल में ही एक झील है गलील सागर, उसमें जाती है। उसके बाद में ये दोनों देश जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे बहती हुई मृत सागर में आकर के गिरती है। और इसी नदी के वेस्ट में जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, जो फ़लस्तीन के क्षेत्र में है। तो ये एक नदी आपको ये जाननी है। दूसरी नदी आप देखें अपने एशिया के फिजिकल मैप पे देखें या पॉलिटिकल में भी बनी होगी नदी, जिस नदी पर इराक की राजधानी बगदाद है। देखिए टर्की से वो नदी निकलती है। ये जो टारस माउंटेन हमने आपको बताए थे, टारस माउंटेन रेंज से क्षेत्र से ही निकलती है। यहाँ पे एक लेक है हजर लेक, हजर लेक क्षेत्र से वो नदी निकलती है। और यहाँ टर्की के बाद में सीरिया और इराक के बॉर्डर क्षेत्र से इराक होती हुई ये नदी आती है
इसको कहते हैं रिवर टिग्रिस। टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी को जो है दजला भी कहा जाता है। दजला, दो नदियां आप जानते होंगे, दजला और फरात नदी। तो ये पहली नदी है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी कहाँ से निकल रही है, इसका सोर्स नोट करें। ये टारस माउंटेन क्षेत्र से निकल रही है। यहाँ टर्की के पूर्वी क्षेत्र से, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में टारस पहाड़ियाँ जो हैं, टारस पहाड़ियों में एक झील है हजर लेक। हजर लेक से ये नदी निकलती है और पहले ये टर्की में बहती हुई फिर सीरिया और इराक के बॉर्डर पे भी बहती है और फिर इराक होती हुई आगे ये फारस की खाड़ी तक जाती है। लेकिन फारस की खाड़ी पहुंचने से पहले इसमें एक और नदी आकर के मिलती है। तो वो दूसरी नदी कौन सी है, पहली ये हो गई और दूसरी नदी है यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स जिसको कहते हैं फरात। दजला और फरात दो नदियां हैं। तो ये हो गई टिग्रिस, ये वाली टिग्रिस नदी हो गई। और टारस माउंटेन से ही एक दूसरी नदी निकलती है जो सीरिया और इराक होते हुए आगे बढ़ती है और इराक में आकर के ये टिग्रिस में मिल जाती है। ये नदी, ये भी टारस से निकलती है, ये भी टारस से ही निकलती है, टर्की से, और ये भी टारस माउंटेन टर्की। तो ये नदी भी टारस से निकल करके और इसी टिग्रिस में आकर के मिल जाती है। एक क्षेत्र है अल कुराना। अल कुराना जगह है, वहाँ पर आकर के ये नदी मिल जाती है। ये कौन सी है, टिग्रिस, और ये है यूफ्रेट्स। दजला, फरात, अल कुराना पे आके मिल जाती हैं और इसके आगे एक नदी बन जाती है जिसको कहते हैं सत अल अरब। इस नदी को कहते हैं सत अल अरब। और फिर ये जो है वो फारस की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ दोनों मिल गई, सत अल अरब बनी और फारस की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं। इराक क्षेत्र में ही बहती हैं और फारस की खाड़ी में जहाँ पर आके गिरती है तो इसी नदी के पास में जो है इराक का एक पोर्ट है, बसरा पोर्ट है। यहाँ पे बसरा पोर्ट है इराक का, बसरा पोर्ट। इराक फारस की खाड़ी में छोटा सा बॉर्डर बनाता है, यहीं पे इसके पोर्ट वगैरह हैं, डेवलप किया है इसने। एक और ऐतिहासिक बात आपको जाननी है कि ये जो दो नदियां हैं, इधर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहुत कम नदियां हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किल्लत है। जहाँ जहाँ पे नदियां हैं वहाँ पे जीवन का विकास हुआ बहुत प्राचीन समय से ही, और इन्हीं दो नदियों के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र डेवलप हुआ और उसी क्षेत्र में जो है एक सभ्यता ने जन्म लिया प्राचीन काल में। नदियों के किनारे ही लोग पहले रहा करते थे, इसीलिए सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही पाई जाती हैं। जैसे भारत में सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता आप देखते हो, उसी तरीके से दजला और फरात नदियों के बीच में जो क्षेत्र डेवलप हुआ वहाँ पे मानव ने विकास किया और वो कहलाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता यहीं पर पनपी। मेसोपोटामी की सभ्यता किन नदियों से संबंधित है, तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स यानी दजला और फरात नदियों से संबंधित है। यहाँ आप देख रहे हो सीरिया, इराक और टर्की का क्षेत्र था ये पूरा, यहीं पे ये डेवलप हुआ था। हालांकि आज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आतंकवाद वगैरह भी देखने को मिलता है। सीरिया में आप IS का नाम सुने होंगे, IS वगैरह के विवाद यहाँ पर रहे, IS। और ये इराक के क्षेत्र में भी और इधर टर्की के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित क्षेत्र हैं जो आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। एक और यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है जो यहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं, तो कुर्द का क्षेत्र है कुर्दिस्तान, उसके विषय में भी आप जान लें कि अगर आपसे पूछे कुर्दिस्तान किस क्षेत्र को कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखें अपने मैप में, आपको टर्की, सीरिया, इराक और ईरान, ये एक
जॉइंट एरिया मिलेगा इस तरह से, जिसमें इन सब देशों का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। ये एरिया, इस एरिया में कुर्द निवास करते हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमारा एक अपना देश होना चाहिए जिसको हम कुर्दिस्तान कहेंगे। तो कुर्दिस्तान यहाँ पर डेवलप मूवमेंट है उनका अपना, सफल होते हैं या नहीं होते हैं अलग की बात है। तो वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें ये इन सब देशों से थोड़ा थोड़ा ज़मीन की मांग करते रहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन दी जाए, हम कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो सीरिया भी है, इराक भी है, टर्की है, ईरान है, इन सब से वो अपना मांग रखते रहते हैं। तो इस तरह से ये विवाद भी आपने देख लिया। ISIS भी आप जानते हो, यहाँ मूवमेंट आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये एक काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल वाला भी क्षेत्र है और कुछ शांतप्रिय देश भी हैं, जैसे ओमान वगैरह है। तो ये काफ़ी शांतप्रिय देश इधर हैं। और तेल का जो यहाँ पर आप देखते हो, तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम का, जिस वजह से यहाँ के ये खाड़ी देश जो हैं वो काफ़ी समृद्ध हैं और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो काफ़ी ज़्यादा है और रिचेस्ट कंट्रीज़ में आते हैं ये सब देश। कतर है, UAE है, कुवैत, ये सब काफ़ी रिच कंट्रीज़ हैं, बहरीन है। तो यहाँ पे रिच इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से हमने दक्षिण पश्चिम एशिया के विषय में, इतने देशों के विषय में समझा। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, मैप पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको ज़रूर आप फॉलो करें, सिर्फ ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब भी कभी मैप को पढ़ें तो उसके पॉलिटिकल इलाके देखें, पहले बॉर्डर कहाँ से किसका बॉर्डर टच करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं अक्सर। वो किन किन वाटर बॉडी से टच करता है, यानी कि समुद्र में जाने का उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि यही सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो जिन जिन देशों के पास में बॉर्डर है समुद्र के साथ, तो उसको ज़रूर देखिए। 2 समुद्र के साथ में है। और चोक पॉइंट देखिए, यानी जल संधियाँ। जल संधियाँ जो होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक तो ये मार्ग होते हैं, जैसे फारस की खाड़ी से होकर ओमान इधर आना है तो आपको यहाँ इस पतले रास्ते से निकलना होगा। तो इस तरह के जो चोक पॉइंट हैं, यानी पतले रास्ते हैं, उनको ज़रूर गौर करिए। कौन कौन से देश यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे ईरान है, UAE है, ओमान है, इन सब का हस्तक्षेप रहेगा हरमुज के। जब जब आप देखते हो कि अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान के ऊपर, दबाव बनाता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, तब तक वो हरमुज की खाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि वो तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा, अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो आप देखते हो अमेरिका और ईरान के बीच में यहाँ ओमान की खाड़ी में जो है द्वंद्व बना रहता है। लाल सागर के महत्व को भी आप जैसे देखें कि हाँ, ये किस तरह इम्पोर्टेंट है, कैसे ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच का एकमात्र रास्ता है, जलीय मार्ग है, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है भूमध्य सागर में जाने के लिए। फिर आपको पूरा अफ्रीका पार करना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप पे देखिए, फिर तो पूरा अफ्रीका पार करके आपको, और तब जो है आपको जिब्राल्टर की संधि से भूमध्य सागर में आना पड़ेगा। यानी और इधर से क्या है, सीधे आप सिर्फ सुएज नहर की वजह से आप आसानी से भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस भी देखें। फिर आप देखें मैप में कि विवाद के क्षेत्र क्या हैं और वो क्यों हैं। तो इन चीज़ों पे गौर करें। करंट में, न्यूज़ में जब कभी आप सुनते हैं तो मैप पे उसको देखें कि आखिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज़, इकॉनमी भी देखें, किन चीज़ों का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है और कैसे कैसे वो देश जो है इकोनॉमिक रूप से किन चीज़ों पे डिपेंड है। तो इन चीज़ों पे भी गौर करें, तभी आप जो है अच्छे से मैप को समझ पाएंगे। एटलस ज़रूर रखें अपने साथ में, उसी से पढ़ें। तो दक्षिण पश्चिम एशिया को करने के बाद में अब बारी आती है दक्षिण एशिया, जिसमें इंडिया भी आता है। तो इसको भी हम करेंगे। इससे पहले हम पूरब की तरफ वाले पहले पढ़ लेंगे, इसको हम लास्ट में रखेंगे, इसमें इंडिया का। और इसके पढ़ने के बाद में हम इंडिया का एक डिटेल मैपिंग क्लासेस भी करेंगे, जिसमें बहुत सी आपको नॉलेज मिलेगी इंडिया के विषय में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं भारत से। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।